अरे बेटी सीता, जरा यहाँ आना। जी पिताजी, कहिए। बेटी, दरअसल दुकान में मिट्टी खत्म हो गई है, तुम जंगल से मिट्टी ला दो। पिताजी, वो तो मैं ला दूंगी, मगर 2 दिन पहले जो मिट्टी मैं लेकर आई थी वो कहाँ गई? अरे बेटी, वो मिट्टी तो कब की खत्म हो गई। मेरी बेटी है ही इतनी शुभ कि जिस मिट्टी को हाथ लगा दे उसके बने मटके बिकने में देर नहीं लगते। अरे पिताजी, आप भी ना तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ जंगल से मिट्टी। काशी और सीता की बातें सुनकर शंकर अपने मन में सोच रहा था। ये मौका बहुत अच्छा है। सीता अकेले मिट्टी लेने जा रही है, मैं इसके पीछे जाकर इसे अपनी बातों में फंसाकर इससे इस मिट्टी को ले लूंगा। फिर उन मिट्टी से मटके बनाकर उन्हें बेचकर अमीर हो जाऊंगा। शंकर सोच ही रहा था कि अनजान सीता अपने पिता के कहने पर जंगल के लिए निकल चुकी थी। शंकर भी देर ना करते हुए सीता के पीछे निकल गया। कुछ देर बाद, जल्दी से मिट्टी को इस बोरी में इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ ही देर में शाम होने वाली है और मुझे दुकान भी पहुँचना है। सीता खुद से ये कहकर वहाँ की मिट्टी बोरी में भर लेती है, जबकि शंकर उसकी अच्छी और चिकनी मिट्टी देखकर दूर खड़ा चालाकी से सोचने लगता है। ओह, मुझे अब समझ आया कि काशी के मटके इतने अच्छे कैसे होते हैं, क्योंकि वो इस जगह की मिट्टी इस्तेमाल करता है। यहाँ से मिट्टी मैं भी ले सकता हूँ। मुझे सीता के शुभ हाथों की मिट्टी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अब ये मिट्टी मेरी होगी। उधर सीता मिट्टी भरकर वहाँ से जाने के लिए हुई, तब अचानक शंकर वहाँ पर आकर बोला। अरे बेटी सीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं माफी चाहूंगी, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? हाँ बेटी, तुम मुझे नहीं जानती हो। मैं शंकर हूँ, तुम्हारे पिताजी के जानने वालों में से हूँ। मगर तुम यहाँ क्या करने आई हो बेटी? काका, मैं यहाँ मिट्टी लेने आई हूँ, बस अब घर जा रही हूँ। ओह अच्छा, वैसे मुझे भी मिट्टी लेकर जाना था, पर मेरे पैर में दर्द होने के कारण मुझसे अब चला नहीं जा रहा। अगर तुम मुझे ये मिट्टी दे दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। माफ कीजिए काका, मैं आपको ये मिट्टी नहीं दे सकती, क्योंकि पिताजी को मटके बनाने हैं और मेरी दुकान पर एक भी मटका नहीं है। सीता की बातें सुनकर शंकर अंदर ही अंदर गुस्सा करने लगा था। फिर कुछ सोचकर बोला। अरे बेटी, मटके तो मुझे भी बनाने हैं, और मैं सोच रहा था कि अगर तुम मुझे ये मिट्टी दे दो तो बदले में मैं तुम्हारे पिता से 1000 मटके बनवाऊंगा और उनका पैसा भी दूंगा। शंकर की बात सुनकर सीता खुशी से अपने मन में सोचने लगी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अगर पिताजी एक बार में 1000 मटके बनाकर बेच देंगे तो उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। अभी सीता इस सोच में डूबी ही थी कि शंकर उसे टोकते हुए बोला। लगता है तुम्हें 1000 मटके बनाकर नहीं बेचना है। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा बेटी, इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है। शंकर मक्कारी से झूठ मूठ का नाटक करके सीता को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था। सीता कुछ सोचकर बोली। अरे नहीं नहीं काका, ये लीजिए, आप इन मिट्टी को रख लीजिए, और आपको 1000 मटके चाहिए हो तो वो भी मैं तैयार रखूंगी। बस आप इतना बता दीजिए कि आपको मटके कब तक चाहिए होंगे। तुम जितनी जल्दी ये मटके तैयार कर दो। तुम्हारा मटका तैयार होते ही मैं मटके लेने आऊंगा। अब लाओ ये मिट्टी मुझे दे दो और तुम घर जाओ। शंकर को मिट्टी देकर सीता अपनी दुकान पर वापस लौट चुकी थी, जबकि उसे जाता देखकर शंकर चालाकी से अपने मन में सोच रहा था। अरे मूर्ख लड़की, मेरी इतनी सी बात पर अपनी सारी मिट्टी मुझे देकर चली गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतनी जल्दी मूर्ख बन जाएगी। और फिर शंकर भी वहाँ से मिट्टी लेकर अपने गांव की तरफ निकल गया, जबकि दूसरी तरफ सीता को खाली हाथ आते देखकर काशी बोल पड़ा। बेटी सीता, मैंने तुझे मिट्टी लेकर आने को भेजा था, तुम खाली हाथ क्यों आई?
अरे पिताजी, वो तो मैंने आपके मित्र शंकर काका को दे दिया। उनको हमसे 1000 मटके चाहिए और उन्होंने 1000 मटके बनाने को बोला है। क्या सच? मगर 1000 मटके? मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आई। ओहो मेरे प्यारे पिताजी, मैं आपको पूरी बात समझाती हूँ। फिर सीता काशी को जंगल में होने वाली सारी बातें बताती है। सीता की सारी बातें सुनकर काशी बोला, वो तो ठीक है बेटी, पर वर कुछ नहीं पिताजी। हम मटका बनाना कब से शुरू करेंगे, आप इतना बता दीजिए। बेटी, उसके लिए तो हमें बहुत सारी मिट्टी की जरूरत होगी, इसलिए इस बार मैं मिट्टी लेकर आऊंगा और मटके बनाऊंगा। पिता की बात सुनकर सीता खुशी से झूम उठी, जबकि दूसरी तरफ सीता की दी हुई मिट्टी से शंकर मटके बनाने में लगा हुआ था। अरे वाह, मेरे मटके तो काशी से भी अच्छे बने हैं। अब देखना, सारे लोग मेरे ही मटके खरीदेंगे और फिर मैं सबसे अमीर हो जाऊंगा। शंकर खुद से बातें करते हुए अपने सारे मटके बनाकर अपनी दुकान में सजा देता है और अब ग्राहक के इंतजार में बैठा था। सुबह से शाम हो गई मगर एक भी ग्राहक नहीं आया। सुबह से शाम हो गई मगर एक भी ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आया। आखिर क्या बात है? कुछ दिन तक इसी तरह चलने के बाद शंकर गुस्सा होकर सोच रहा था, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। जल्दी मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी, नहीं तो मुझे भूखा मरना होगा। जबकि दूसरी तरफ जब कई दिनों तक शंकर मटके लेने नहीं आया तो सीता ने अपने पिता से कहा, पिताजी, शंकर काका तो हमारे मटके लेने ही नहीं आए। अब हम इतने सारे मटकों का क्या करेंगे? चिंता मत करो बेटी, हम इन मटके को अपनी दुकान पर ही बेच देंगे। फिर काशी और सीता मिलकर अपनी दुकान में मटके बेचने लगे। उधर शंकर अपनी दुकान में बैठा बैठा सोच रहा था, ऐसा करता हूँ, जरा मैं दूसरे गांव बाजार जाकर देखता हूँ वहाँ क्या चल रहा है। शंकर ये सोचकर काशी के गांव उसकी दुकान पर पहुंचा तो वहाँ काशी की दुकान पर भीड़ देखकर परेशान हो गया और फिर अपने मन में सोचने लगा, अरे सुबह से शाम हो जाती है मगर मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। लेकिन ऐसी क्या बात है कि इस काशी के बच्चे की दुकान पर इतनी भीड़ लगी रहती है। शंकर ये सब देखकर सोचते हुए वहाँ से अपने घर वापस आ गया। उसे चिंतित देखकर शंकर की पत्नी बोली, क्या हुआ है जी, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या कहूँ शोभा। फिर शंकर ने शोभा को सारी बातें बता दी। फिर शंकर बोला, आखिर काशी और उसकी बेटी सीता के हाथों में ऐसा कौन सा जादू है जो सब उसी के हाथ से मटके लेते हैं। हमारी दुकान की तरफ कोई देखता नहीं। देखो जी, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो कभी कभी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी कहना है सीधा सीधा कहो। मैं तो बस इतना सोच रही थी कि अगर काशी और उसकी बेटी सीता के हाथों में जादू है तो क्यों ना हम सीता को अगवा कर लें। शंकर अपनी पत्नी की बात सुनकर चकित रह गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम तो मुझसे भी चालाक और मक्कार हो। लगता है अब कुछ बड़ा करना होगा। बस आप सीता को अगवा करके ले आओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। फिर शंकर सीता को अगवा करने का उपाय सोचने लगा। उधर सीता अपने पिता से, पिताजी, आप सारे मटके इन बैलगाड़ियों पर क्यों रख रहे हैं? बेटी, अभी हमारे 1000 मटके में से कुछ ही मटके बिके हैं। अगर जल्दी ही मटके नहीं बिकी तो हमारे मटके खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं सारे मटके को पास के गांव में बेचने जा रहा हूँ। ओह, ये तो आपने अच्छा सोचा पिताजी। हाँ बेटी, ये एक बैलगाड़ी में लेकर जा रहा हूँ।
कल सुबह तुम दूसरी बैलगाड़ी लेकर बाकी मटके लेकर आना, फिर हम दोनों मिलकर साथ में ये सारे मटके बेचेंगे। ठीक है पिताजी, मैं बाकी के बचे हुए मटके लेकर आ जाती हूँ। सीता की ये बात सुनकर काशी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चला जाता है। अगले दिन सीता भी बाकी बचे हुए मटके लेकर दूसरी बैलगाड़ी से दूसरे गांव जाने के लिए निकल रही थी कि वहां अचानक माला आई, जो सीता की बचपन की सहेली थी। अरे मेरी प्यारी सहेली, तुम तो भूल ही गई हो मुझे। अरे माला, तुम यहाँ? हाँ सीता, मैंने सोचा तुम तो मुझे भूल ही गई हो, तो क्यों ना मैं ही तुमसे मिलने चली जाऊँ। अरे नहीं माला, ऐसी बात नहीं है। भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरी सबसे चतुर और बचपन की सहेली हो। बस बस, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। ये बैलगाड़ी पर सवार होकर कहाँ जाने का इरादा है? माला के पूछने पर सीता उसे दूसरे गांव के मेले में जाने की बात बताती है। सब सुनकर माला बोली, अच्छा, चलो ठीक है, तुम दूसरे गांव के मेले में जाओ, मैं भी घर जाती हूँ, फिर मुलाकात होगी। और फिर माला अपने घर के लिए निकल गई। माला के जाते ही सीता भी अपनी बैलगाड़ी से दूसरे गांव की ओर चल पड़ी। लगभग आधा रास्ता तो कट ही गया है, मैं जल्दी से दूसरे गांव के मेले में पहुंच जाऊंगी। सीता को दूसरे गांव जाने में एक जंगल वाले रास्ते से बैलगाड़ी लेकर जाना था। शंकर उसका पीछा करते हुए एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। अच्छा, तो ये मटके बेचने दूसरे गांव में ले जा रही है। कोई बात नहीं, उस दिन तो मेरा काम नहीं बना, लेकिन आज मैं इसे यहीं से अगवा कर ले जाऊंगा। शंकर ये सोचकर सीता के पास पहुंचकर बोला, अरे रुको बेटी, मैं तुम्हारे पास ही जा रहा था। जी काका, वो मैं दूसरे गांव के मेले में जा रही हूँ, और आप दुकान पर मटके लेने क्यों नहीं आए? मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, पर आज ही तुम्हारे पिताजी मुझे मेले में मिले थे। अच्छा, वो क्या कह रहे थे? मुझे तुम्हारे पिताजी ने ही भेजा है कि तुम्हें उनके पास पहुंचा दूं, क्योंकि रास्ते में खतरनाक जानवर भी मिल सकते हैं, इसलिए चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। ओह अच्छा काका, आपको पिताजी ने ही भेजा है। ठीक है, फिर आप मुझे उनके पास ले चलिए। हाँ बिल्कुल। और फिर शंकर सीता को अपने साथ दूसरे गांव ले जाने का झांसा देकर एक सुनसान जगह पर लेकर पहुंचा, जहां सीता उस सुनसान जगह को देखकर बोली, काका, ये आप मुझे किस जगह पर लेकर आए हैं? ये दूसरा गांव जाने का रास्ता तो कहीं से नहीं लग रहा। वो इसलिए क्योंकि ये दूसरा गांव का रास्ता है ही नहीं। पर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें अगवा कर लिया है। पर किस लिए? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे देर हो रही है, अब जाने दीजिए, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। मेरी बात तेरी समझ में नहीं आ रही है लड़की। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो ये सबसे पहले तेरे पिता को मारूंगा, उसके बाद तुम्हें। इतना बोलकर शंकर सीता को अपने घर लेकर पहुंचा। सीता को देखकर शोभा बोली, ओह, तो ये वही सीता है जो आपके सिर का दर्द बनी हुई है। आप इसे मेरे पास छोड़ दीजिए, बस 2 दिन भूखे और प्यासे रखूंगी तो इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। दूसरी तरफ सीता के ना आने पर उसके पिता चिंतित हो चुके थे। काशी परेशान होकर, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ रह गई, ऐसा तो उसने कभी नहीं किया, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, मुझे अभी घर जाकर देखना चाहिए। तभी काशी सीता को ढूंढने से निकल जाता है। दूसरी ओर शंकर और उसकी पत्नी शोभा सीता को भूखा प्यासा रखकर धमका रहे थे। तुम्हें यहाँ नौकरानी बनकर मेरे घर का पूरा काम करना होगा और साथ ही मटके भी बनानेंगे, और अगर तुमने किसी के सामने अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो मैं काशी को जान से मार दूंगा, समझ गई ना? ये क्या, इसका बाप भी करेगा? दोनों की बातें सुनकर सीता एकदम से डर गई थी।
बेचारी कर भी क्या सकती थी, रोते हुए बोली, जी जी मैं सब काम करूंगी, बस मेरे पिताजी को कुछ मत करना। सुनो शोभा, आज से ये लड़की हमारे घर की नौकरानी है, इसलिए अब से ये घर और दुकान दोनों का काम करेगी। शोभा सीता को देखते हुए गुस्से में बोली, सुन लड़की, अगर तू यहाँ ठीक से काम करेगी तो मैं तुझे तभी खाना पीना दूंगी, वरना मैं तुझे भूखा ही मार दूंगी। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि बिना चू चपड़ किए चुपचाप सारा काम करके दे, इसी में तेरी और तेरे बाप की भलाई है। शंकर और शोभा की बातें सुनकर सीता रोती और बिलखती हुई दया की भीख मांग रही थी, पर दोनों को उस पर थोड़ा सा भी रहम नहीं आ रहा था। जबकि सीता को रोते और बिलखते देखकर शंकर की पत्नी शोभा एक बार फिर से गुस्से में गरज उठी, अरे कलमुही, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, जाकर काम कर। और फिर वो दोनों पति पत्नी सीता पर जुल्म करने के साथ साथ उससे दिन रात काम करवाने लगे। उधर काशी अपनी बेटी को गांव-गांव ढूंढ रहा था, पर सीता का कोई पता नहीं चला। एक दिन, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई, मैं उसे कहाँ ढूंढूं। काशी अपनी बेटी को जगह जगह तलाश करने में लगा था। जबकि माला जब अपने घर आई तो उसके पिताजी बोले, बेटी माला, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्यों, क्या हुआ पिताजी, आपको कोई काम था क्या? दरअसल गलती से मेरे हाथ से वो मटका टूट गया। अब तुम ऐसा करो कि काशी के यहाँ से नया मटका ले आओ। कोई बात नहीं पिताजी, मैं एक मटका ले आती हूँ। और फिर माला ये कहकर काशी की दुकान पर मटका लेने चली गई और काशी की दुकान बंद मिली तो, अरे ये काशी काका की दुकान बंद क्यों है? अभी माला अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि अचानक वहाँ पर काशी आ गए। आपकी दुकान अभी तक बंद क्यों है काका? ऐसा तो कभी नहीं देखा मैंने। क्या कहूँ बेटी, क्या तुमने मेरी बेटी सीता को कहीं देखा है क्या? अरे नहीं तो काका, मगर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है? फिर माला के पूछने पर काशी ने उसे सारी बातें बताई। सारी बात सुनकर माला बोली, काका आप चिंता मत कीजिए, मैं सीता को पाताल लोक से भी ढूंढ निकालूंगी और ये मेरा आपको वचन है। माला भी सीता को ढूंढने में जुट गई और माला सीता को ढूंढते ढूंढते दूसरे गांव में पहुंच गई। और माला ने एक मटके की दुकान देखकर, अरे ये मटके देखकर मुझे याद आया कि पिताजी ने घर के लिए एक मटका मंगवाया था। मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ से एक मटका ले लेती हूँ। माला ये सोचकर शंकर कुम्हार की दुकान पर जाकर एक मटके को देखते हुए बोली, काका आपके मटके तो बहुत अच्छे हैं, ये कितने का है? बेटी एक मटका 50 का है। बाप रे बाप, काका ये मटका 10 रुपए का मिलता है और आप मुझे 50 रुपए में बेच रहे हैं, क्या लूट मचा रखी है आपने? अरे बेटी महंगाई भी तो इस कदर बढ़ गई है। खैर तुम ये मटका 40 रुपए में ले जाओ। ठीक है काका, अब आप इतनी महंगाई का रोना रो ही रहे हो तो 40 में ही दे दो। माला ये कहकर शंकर से वो मटका ले ही रही थी कि अचानक वहाँ सीता आई और उसके पैर फिसलने से उसका संतुलन बिगड़ा और उसके हाथ से एक मटका गिर गया। टूटा हुआ मटका देखकर शंकर, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? घर चल, तुझे इसकी सजा मिलेगी। तभी अचानक माला की नजर सीता पर पड़ी। सीता तुम यहाँ हो? तुम्हें पता भी है मैं और काका कितने परेशान हैं। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ हो। माला को देखकर भी सीता ने अनदेखा कर दिया, पर शंकर माला को सीता से इस तरह बात करते हुए देखकर गुस्से से बोला, ए लड़की, ये कोई सीता नहीं है, ये मेरी बेटी छाया है। खबरदार, एक और झूठ बोला तो ये मेरी सहेली सीता है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीता को इस तरह फटकार लगाने की? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ए लड़की, बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं सरपंच को बुलाऊंगा। अच्छा याद दिलाया तुमने, सरपंच को तू क्या बुलाएगा? मैं अभी सरपंच के पास जा रही हूँ। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। देख लड़की, ये मेरी बेटी है, तुम मेरे मामले में मत पड़ो। यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
शंकर माला पर चिल्लाता रह गया, पर माला सीता को लेकर सरपंच के पास पहुंच गई। सीता और माला को देखकर सरपंच बोले, क्या हुआ बेटी, तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? सरपंच जी, हमें इंसाफ चाहिए। हम आपके पास इंसाफ के लिए आए हैं। पर कैसा इंसाफ? अभी सरपंच जी पूछ ही रहे थे कि वहाँ शंकर भागते हुए आया और बोला, सरपंच जी, ये लड़की जो भी कहेगी वह सब झूठ है। आप इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा। शंकर की ये बात सुनकर माला बोली, सरपंच जी, मेरी एक सहेली सीता थी जो हूबहू इस लड़की की तरह लगती थी, मगर 2 दिन से वो लापता है। लेकिन मैं जब यहाँ आई तो इस लड़की को देखकर मैंने इस कुम्हार काका से कहा कि ये मेरी सहेली सीता है, तो ये बोले नहीं, ये लड़की उनकी बेटी है। अब आप ही बताइए कि कौन झूठ बोल रहा है। माला की बातें सुनकर शंकर अपना थूक निगलते हुए बोला, ये झूठ है। नहीं, हाँ, ये सच है। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये लड़की तुम्हारी बेटी है या नहीं? सरपंच जी, ये मेरी ही बेटी है। अभी तक तो तुमने ये कहा कि लड़की जो भी कहेगी सब झूठ होगा, तो फिर इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। सरपंच के इस तरह पूछने पर शंकर हड़बड़ा गया। शंकर को इस तरह डरा हुआ देखकर माला मौके का फायदा उठाते हुए बोली, लगता है इस शंकर के बच्चे ने मेरी सहेली सीता को डरा धमकाकर उसकी सोने की चेन भी छीन ली है। शंकर के गले में माला ने एक सोने की चेन पहले ही देख ली थी। नहीं, ये सोने की चेन मेरी है। सरपंच शंकर के बोलने के अंदाज से ये समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। अरे शंकर, तू चेन की बात पर ही क्यों अटक गए भाई? जब सीता तुम्हारी बेटी है तो चेन भी तुम्हारी हुई ना। तुम तो कह रहे थे कि लड़की झूठ बोल रही है, मगर लगता है ये सच बोल रही है। अब तुम साफ साफ बताओ, क्या मैं कुछ करूं? ये सब होते देखकर सीता को थोड़ी हिम्मत मिली और सीता रोते हुए बोली, सरपंच जी, मैं ही सीता हूँ और इस शंकर ने मुझे अपना कैदी बनाया हुआ था, और ये सब ना कहने के लिए इसने मेरे पिता को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए अब तक मैं चुप थी। सीता से सारी सच्चाई जान लेने के बाद सरपंच ने शंकर से पूछा, तुमने इस तरह की हरकत क्यों की? इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैंने मूर्खता में ये सब कर दिया। मैंने जल्दी ही अमीर बनने के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर दी। शंकर, तूने जो आज किया है इसकी सजा आज से 90 दिनों तक तुझे सीता के घर नौकर बनकर रहना होगा। उसके घर के सारे काम करने होंगे। शंकर अपने किए पर पछता रहा था, पर अब कर भी क्या सकता था। माला की सूझबूझ से सीता सही सलामत अपने पिता के पास वापस पहुंच जाती है। बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियाँ बिक गईं तो तुम्हारे लिए कोई सुंदर सी वस्तु जरूर ले आऊंगा। आपकी इच्छा पूरी हो बापू, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि बाजार में बहुत सारे मनहूस लोग होते हैं। वहाँ कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लूटे जाते हैं। लकड़ी बेचकर जल्दी से घर लौट आना, मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूँगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। लकड़हारे ने लंगड़े व मरियल घोड़े को लेकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ ले लो। काफी देर के बाद एक धनी की दृष्टि उस लकड़हारे के ऊपर पड़ी। इस फटीचर बूढ़े को तो आसानी से ठगा जा सकता है, वैसे भी वो शकल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। ये सोचकर वो धनी लकड़हारे के पास पहुंचकर बोला, ए लकड़ी वाले, सारी लकड़ियां बेचनी है? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? 2 चांदी का सिक्का। सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हुजूर, भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? तब ठीक है, ये लो चांदी का 2 सिक्का और अपने मरियल घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो।
बहुत अच्छा हुजूर। सिक्का लेने के बाद लकड़हारा बंसीराम अपने घोड़े को लेकर धनी के पीछे चल पड़ा। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है, सोचते हुए बंसीराम धनी के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद धनी लकड़हारे को लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़ियां यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जैसी हुजूर की आज्ञा, कहकर लकड़हारे ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की तब ऐ कमबख्त लकड़हारे, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 2 चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियां बेची। सारी लकड़ियां ही नहीं बल्कि सिक्के के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालात में है उसी हालात में बेचेगा? धनी की बात सुनकर बंसीराम के होश उड़ गए। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब ये घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर, मैं गरीब आदमी बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन धनी ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है और सीना जोरी कर रहा है। क्या ये रहम करने योग्य है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? भैया, मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर धनी व्यक्ति ने लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो कि उस धनी का घनिष्ठ मित्र था, और उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष इसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई अधिकार नहीं। ओह, यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेचारा बंसीराम अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो बापू, ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा लंगड़ा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। बंसीराम ने सारी आपबीती माला को सुनाई। सारी बातें सुनकर माला ने अपने पिता की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो गए। लेकिन सुबह दुख के कारण बंसीराम चारपाई से उठ न सका। अपने पिता की हालत देखकर माला बोली, मेरे अच्छे बाबू, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूँ। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियाँ अच्छी कीमत पर बेच सकूं। जैसा तुम ठीक समझो बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने की राह देखूंगा बेटी। माला ने बूढ़े गधे पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर रवाना हो गई। यदि वो बेईमान धनी मुझे मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। बाजार पहुंचकर, लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ सस्ते में ले लो। उस रोज भी वो धनी किसी को ठगने के विचार से बाजार आया हुआ था। उसने लकड़ियाँ बेच रही माला की ओर देखा। वाह भगवान, आज फिर से एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। कल लंगड़ा घोड़ा मिला था, आज लकड़ियों के साथ पूरा गधा मिल जाएगा। इतना सोचकर धनी माला के पास पहुंचा। लड़की,
क्या अपनी लकड़ियाँ बेचनी है? क्या कीमत है? चांदी के 3 सिक्के हुजूर। महंगा सौदा है। क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी हैं, मंजूर हो तो बोलिए। ये लड़की तो बहुत सियानी लग रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी इसकी सारी अक्लमंदी गायब हो जाएगी। धनी सोच ही रहा था कि माला बोल पड़ी। क्या सोचने लगे हुजूर? जल्दी बताइए, वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूं। ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन ये लकड़ियाँ जिस हालत में है उसी हालत में बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? धनी की बात सुनकर चतुर माला चौंक उठी। तो ये वही बेईमान धनी है। आज इसकी खैर नहीं, ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। माला सोच ही रही थी कि तभी धनी बोल पड़ा। अरे लड़की, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वे होंगे। माला की बात सुनकर धनी मन ही मन चौंक उठा, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही मुस्कुराता हुआ बोला। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर न करके अपने गधे को मेरे पीछे पीछे हाँक चल। माला भी अपने गधे को सेठ के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। बेईमान कहीं का अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब वास्तविकता सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। माला सोचते हुए धनी के घर पहुंच गई। हुजूर, लकड़ियाँ कहाँ रखूं? अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गई या मैं याद दिलाऊं? कहा था लकड़ियां मुझे उसी हालत में चाहिए जिस हालत में है, यानी गधे समेत मैंने लकड़ियां खरीदी थी, इसलिए तुम्हारा गधा भी अब मेरा है। चलो अब इस गधे को उस खंबे से बांध दो। ओह, मैं तो ये शर्त बिल्कुल ही भूल गई थी। माफी चाहती हूँ, अभी गधा बांध ही देती हूँ। और माला ने चुपचाप गधे को खंबे से बांध दिया। आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मुझे भी मेरी कीमत दे दीजिए। जरूर जरूर, लो संभालो अपने सौदे की कीमत। ठहरिए हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियाँ जिस हालत में थी उसी हालत में खरीदी, और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो ये वादा किया था कि आप पैसे उसी हालात में देंगे जिस हालात में वे होंगे। इसलिए इस समय वे आपके एक हाथ के साथ हैं, अतः आप सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए, और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। माला की बात सुनकर धनी के होश उड़ गए। क्या बक रही है लड़की? बक नहीं रही सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। तुम्हारी ये मजाल, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और माला जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। हे भगवान, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अरे बेटी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ सेठ जी, कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। अरे बेटी, हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, सारी लकड़ियाँ और इन सब के साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। माला भी अपनी जिद पर अड़ी थी। नहीं सेठ जी, मुझे ये सब चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ ही चाहिए सेठ जी। लगता है आज ये 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। माला और धनी का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए, और माला ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में बोला, अब आप सभी फैसला करें,
कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं? जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। सेठ, कल इसी साथ के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपने हाथ को इस लड़की को देना होगा। हाँ, बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। क्यों भाइयों? हाँ, हम भी साथ चलेंगे। सरपंच जी का नाम सुनते ही धनी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं स्वेच्छा से सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग माला और धनी के साथ उसी समय सरपंच जी के पास पहुँचे, जो धनी का घनिष्ठ मित्र था और इस बात की किसी को खबर नहीं थी, लेकिन वो भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूँ तो सारे लोग मुझे अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे, और ये बात महाराज तक पहुँच गई तो मेरी खैर नहीं। सरपंच इतना सोच ही रहा था कि मुझ गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। हम सारी बात सुनकर इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दोषी ये धनी ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी धनी दे रहा है उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। नहीं अन्नदाता, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच ने माला को बहुत समझाया तब। ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। धनी माला की बात सुनते ही बोल पड़ा। नहीं हुजूर, मैं इसकी ये मांग स्वीकार नहीं कर सकता। ये कीमत बहुत ज्यादा है हुजूर। यदि ये कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर ना करके इसका एक हाथ काटकर मुझे दिलवाइए हुजूर। घर में मेरे बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वो मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन धनी से कहना पड़ा। सेठ, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काट कर दो या फिर 50 सोने के सिक्के। यही हमारा फैसला है। सरपंच का फैसला सुनकर धनी के पैरों तले धरती खिसक गई, लेकिन मरता क्या ना करता, उसे माला द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। ले चतुर लड़की, या 50 सोने के सिक्के, लेकिन ये तू मत समझना कि तू मुझसे ज्यादा चतुर है। सेठ जी, सच्चाई तो ये है कि मैं आपसे ज्यादा चतुर हूँ। विश्वास न हो तो आजमा कर देख लो। माला की बात सुनकर धनी के दिमाग में एक विचार आया। चिड़िया स्वयं ही जाल में फंसने को तैयार है, क्यों ना दूसरी चाल चलकर अपनी 50 स्वर्ण मुद्राएं वापस ले ली जाए। कुछ पल सोचकर धनी बोल पड़ा। अरे बेवकूफ लड़की, यदि तुझे अपनी चतुराई पर इतना भरोसा है तो लगा ले एक शर्त। हम दोनों सबके सामने एक एक अविश्वसनीय किस्सा सुनाते हैं, जिसका किस्सा झूठा और बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 500 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूँ, बदले में तुझे 50 सोने के सिक्के ही लगाने होंगे। माला भी सेठ की बात सुनकर तुरंत बोल पड़ी। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। लेकिन 2 शर्त तुम्हें और भी याद रखनी है। एक तो यह कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा। दूसरी है कि यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने ये कह दिया कि यह किस्सा सच है तो फौरन वह हारा हुआ मान जाएगा। अब बोल, तू तैयार है? मैं इन दोनों शर्तों पर भी आपसे चतुराई का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ सेठ जी। उनके मुकाबले के बारे में सुनकर सरपंच जी भी अपने मन की प्रसन्नता को छुपाता हुआ तुरंत बोल उठा। मैं और गांव वाले तुम दोनों के बीच फैसला करने को तैयार हैं। अपना किस्सा सुनाओ। सरपंच का इशारा समझ धनी मन ही मन प्रसन्न हो उठा और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। एक बार मुझे अपने घर में मक्के के 2 दाने पड़े मिले। मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन दोनों से अंकुर फूट पड़ा। 1 हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने मक्के के पौधे इतने घने और ऊंचे पेड़ों के रूप में उग गए कि उसका एक जंगल सा बन गया।
उस मक्के की जंगल में ऊंट सवार और घुड़सवार कोई भी जाता तो कई कई दिनों तक भटकते रहते। हे भगवान, ये कैसा घना मक्के का जंगल है, निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। धनी का किस्सा जारी था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 10 बकरी मक्के के जंगल में घुस गई और सारी बकरियां गायब हो गई। मैंने जंगल में घुसकर उन्हें कितना ढूंढा, पर बकरियों का नामो निशान तक ना मिला। जब फसल काटने का समय आया तो मेरे नौकरों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई बकरियां मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपनी बकरियों का ख्याल ही छोड़ दिया। अपने लिए मन भर मक्के का आटा पिसवाकर मैंने बाकी मक्के अच्छे दाम पर बाजार में बेच दिया। जितने की बकरियां थीं, मक्के की फसल को बेचकर उससे दुगुना मुनाफा हो गया। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतने दिन हो गए मक्के का आटा पिसाए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। अजी, अभी बनाकर लाती हूँ, शीघ्र ही। लीजिए, पेट भरकर मक्के की रोटी और सरसों का साग खाइए। वाह, मजा ही आ गया। परंतु अभी मैंने 2 कौरे खाए होंगे कि अचानक मेरे मुंह से बकरे की आवाज आने लगी और मैं पूरी तरह से घबरा उठा। हे भगवान! फिर इससे पहले कि मैं या मेरी पत्नी कुछ समझ पाते, एक बकरी मेरे मुंह से निकलकर कूदी। हाय रे दैया, ये क्या हो रहा है? पलक झपकते ही दूसरी, तीसरी और एक करके पूरे 10 बकरियां मेरे मुंह से निकलकर सामने चलने लगी। अरे, ये तो हमारे मक्के की जंगल में खोई हुई 10 बकरियां हैं। बस यही मेरा किस्सा खत्म हुआ। अब आप सब बताएं मेरा किस्सा कैसा रहा। सरपंच जी तुरंत बोल उठा, मुझे तुम्हारे किस्से पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है धनी। तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वहाँ मौजूद सभी लोग भी बोल उठे, हाँ हाँ, धनी की कहानी बिल्कुल झूठी है। ऐसा ना कभी हमने देखा ना सुना, ऐसा कभी नहीं हो सकता सेठ जी। वाह, बन गया काम। लड़की को तो मेरी कहानी को सच बतानी पड़ेगी, वरना उसे हारना ही होगा। धनी इतना सोच ही रहा था कि माला बोल पड़ी, वाह वाह सेठ जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सच लगता है। आप जैसे चतुर धनी लोगों के साथ तो इससे भी कई ज्यादा मजेदार घटनाएं घटती रहती होंगी। ओह, तो मैं जीता। लाओ मेरे 50 सोने के सिक्के, मुझे दो और यहाँ से अपना मुंह काला करो। ऐसे नहीं सेठ जी, पहले आप सब मेरा किस्सा भी तो सुन लें, फिर फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, तो सुनाओ अपना किस्सा। माला ने अपना किस्सा सुनाना आरंभ किया। एक बार मैंने अपने गांव के बीचों बीच कपास का बीज बोया। अगले दिन उस स्थान पर बादलों तक ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसकी छाया पहाड़ों पर पड़ने लगी। वाह, इस कपास की पेड़ ने तो इतनी गर्मी में भी पूरे गांव को अपनी छांव के ठंड में रखा हुआ है। सच भाई, उस लड़की ने तो कमाल का पेड़ लगाया है। भगवान उसे खुश रखे। जब कपास पक गई तो मैंने उसे साफ किया और बोरी में भरकर 50 घोड़ों पर लाद दिया। भैया, अब तुम इन कपास को ले जाओ और शहर जाकर सारा कपास बेच आओ। बहुत अच्छा मेरी प्यारी बहना। और मेरा बड़ा भाई अपने घोड़ों का कारवां लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 5 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। ओह, पता नहीं मेरे भैया के साथ क्या बीती होगी। अब किसको राखी बांधा करूंगी। लेकिन हुजूर, अभी कुछ ही दिन हुए मुझे उड़ती हुई खबर मिली कि रास्ते में किसी सफेद दाढ़ी वाले आदमी ने उसे लूटकर मार डाला। माला की कहानी सुन सरपंच समेत वहाँ के सारे आदमी चौंक पड़े। हाँ हुजूर, बड़ी बदकिस्मत हूँ मैंने तो हत्यारे को ढूंढ पाने की आशा ही छोड़ दी थी, परंतु भाग्य ने मेरा साथ दिया और मुझे उस हत्यारे के बारे में मालूम चल ही गया। क्या, कौन है वो? वो खूनी दरिंदा, वो बेईमान और कोई नहीं हुजूर, यही धनी व्यक्ति है
जो सबके सामने खड़ा है। इसने अपने मक्के के जंगल में ही मेरे भाई की हत्या की थी। क्यों, मैंने? तभी सरपंच जी और अन्य लोग चिल्ला उठे। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात को किसी तरह सच नहीं मान सकते लड़की। हाँ हाँ हुजूर, इस लड़की की कहानी बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती है। ऐसा कभी सच नहीं हो सकता। हुजूर, यदि मेरी बात झूठ है तो सेठ जी से ही पूछ लीजिए। माला की बात सुनकर बेचारे सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उफ, बुरा फंसा अपनी ही जाल में। यदि मैं इसकी बात को झूठ कहता हूँ तो मुझे इस चतुर लड़की को 500 सोने के सिक्के देने होंगे, और यदि सच कहता हूँ तो उससे भी बुरा होगा। ये लड़की अपने मरे भाई का हर्जाना मांगेगी, साथ ही रुई से लदे 50 घोड़े भी मुझे ही देने पड़ेंगे, और हो सकता है इनकार करने की दशा में मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाए। सेठ अपने आप को कोसते हुए सोच ही रहा था कि माला बोल पड़ी। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? जल्दी कहिए, मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर सच? माला की कहानी जल्दी सरपंच जी की समझ में आ गई। ओह, ये लड़की तो बड़ी चतुराई से फांसा है इसने मेरे मित्र को। सारे लोग मौजूद हैं, अतः मैं चाह कर भी इस बार अपने मित्र की मदद नहीं कर सकता। सरपंच सोच रहा था कि धनी ने दयापूर्ण दृष्टि से अपने मित्र सरपंच जी की ओर देखा तो सरपंच जी को बोलना ही पड़ा। मेरी तरफ मत देखिए सेठ जी, जल्दी से जवाब दीजिए, लड़की सच बोल रही है झूठ? बेचारे धनी के सब्र का पैमाना टूट गया और वो फूट फूट कर रोते हुए चीख पड़ा। भगवान करे तेरी जुबान ही कट कर गिर जाए। झूठी लड़की, तू बिल्कुल झूठ बोलती है, कोरी झूठ। तब मैं चतुराई के मुकाबले में आपसे जीत गई। लाइए दीजिए मुझे 500 सोने के सिक्के। धनी ने चुपचाप 500 सोने के सिक्कों से भरी थैली उसकी ओर बढ़ा दी। यह लो 500 सोने के सिक्के की थैली, और फौरन यहाँ से भाग जा, वरना अभी मैं इस समय तेरी गर्दन दबा दूंगा, चाहे बाद में मेरे साथ जो कुछ भी हो। मैं तो जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बातें अपनी गांठ बांध लेना। पहली ये कि किसी भी कमजोर और गरीब को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना, और दूसरी ये कि किसी को भी बच्चा समझकर उसे अक्ल के मामले में शर्त मत लगाना, वरना शायद वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बेचारा सेठ अपने किए पर पछताने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, और माला भरी सभा से अपनी जीती हुई सोने की अशर्फियां लेकर अपने घर आ रही थी। अपनी बेटी को बिना गधे के वापस लौटते देखकर, अरे उसके साथ तो गधा है ही नहीं, कहीं मेरे जैसे उसके साथ भी नहीं हुआ, सोचकर बेचारे लकड़हारे का हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। लेकिन जब माला ने उसके पास पहुंचकर सारी घटनाएं सुनाई और 550 सोने के सिक्के दिखाए तो लकड़हारे की खुशी का ठिकाना न था। लकड़हारा खुशी से बोल पड़ा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज तक नहीं जान पाया था मेरी बेटी इतनी समझदार और बड़ी हो गई है।